हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है उत्सर्जन। 10th क्लास बायोलॉजी अगर तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो भी यह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्सर्जन चैप्टर, और चैप्टर 3 तक हम पढ़ा चुके हैं। अगर देखना है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दीजिएगा। तो उत्सर्जन किसको कहा जाता है? उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बन रहा है उसको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ क्या बनते हैं? पहला चीज तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा क्या बनता है कि हमारे शरीर में यूरिया जो हमारे लिए हानिकारक है उसको शरीर से बाहर निकालना, पसीना शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहा जाता है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन का परिभाषा हमको निकल कर आता है कि जीव के शरीर में अपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, जीव के शरीर में जो क्रियाएं चलती है उस क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको अब हम शरीर से बाहर जब निकालते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है उत्सर्जन। या हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि हमारे हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। अब देखते हैं कि मनुष्य में उत्सर्जन किस तरह से होता है। तो मनुष्य में उत्सर्जन होता है, मनुष्य के जो उत्सर्जी अंग होते हैं तो वह उत्सर्जी अंग होते हैं फेफड़ा, आंत, यकृत, त्वचा और वृक्क के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। तो जिसके द्वारा उत्सर्जन होता है वैसे अंग को कहा जाता है उत्सर्जी अंग। यानी कि अंगों का वैसा समूह जो खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। अंगों का वैसा समूह जो खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है उत्सर्जन तंत्र कहलाता है या उत्सर्जन अंग कहलाता है। जिन अंगों की सहायता से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलेंगे उस अंग को कहा जाता है उत्सर्जी अंग। और मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या क्या होते हैं? तो फेफड़ा होता है। फेफड़ा के द्वारा ही ना कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो यह उत्सर्जी पदार्थ यानी उत्सर्जी अंग का काम करता है जो उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। दूसरा है आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत में अपचयी जो भोजन है उस भोजन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है बड़ी आंत। यकृत क्या करता है? तो यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। याद रखिएगा कि अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो यकृत बदलता है। चौथा है त्वचा। त्वचा के द्वारा हमारे शरीर से पसीना, नमक, ठीक ना, तैलीय पदार्थ, यह सब हमारे शरीर से उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो हमारा जो उत्सर्जी अंग है वो त्वचा हो गया। और सबसे अगर महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है वह होता है वृक्क। वृक्क के द्वारा ही यूरिया का निष्कासन होता है। यूरिया का छानने का काम वृक्क करता है और यह छान करके मूत्र के साथ मतलब मूत्र में मिला देता है, मूत्र के रूप में छानता है जिसमें यूरिया का मात्रा होता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। जल संतुलन किसको कहते हैं? तो जो जीव या जिस क्रिया के द्वारा जीव अपने शरीर में जल का संतुलन करते हैं उसको कहा जाता है जल संतुलन। याद रखिएगा कि जो मनुष्य हैं जिस क्रिया के द्वारा जल का संतुलन करते हैं उसको कहा जाता है जल संतुलन, ठीक ना। तो सबसे प्रमुख अगर पूछा जाएगा कि जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्पाद क्या है? CO2 है। सबसे प्रमुख क्या है? CO2 है जो हमारे लिए हानिकारक है। CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है उत्सर्जन के द्वारा। दूसरा, प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? कभी कभी एक नंबरिया क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? याद रखिएगा बच्चों, बनता है यूरिया और यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। जब प्रोटीन और एमिनो अम्ल जब टूटते हैं, विखंडन होते हैं तो यूरिया और यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रोटीन के विखंडन से शीघ्रता से बनने वाला पदार्थ क्या है? जब प्रोटीन विखंडन होता है तो शीघ्र से कौन सा पदार्थ बनता है? अमोनिया बनता है। और अमोनिया को यूरिया में कौन बनाता है? तो अमोनिया को यूरिया में बनाने का काम करता है यकृत। क्या करता है? यकृत करता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर सबसे विषैला पूछा जाएगा कि सबसे विषैला पदार्थ कौन बनता है मनुष्य के शरीर में या जंतुओं के शरीर में, सबसे विषैला पदार्थ होता है जिसको कहा जाता है अमोनिया। जिसको क्या कहा जाता है? अमोनिया कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त।
ठीक ना। आगे चलते, स्थलीय जो जंतु हैं उसमें जो उत्सर्जी पदार्थ है वह यूरिया के रूप में होता है। ये बात को याद रख लीजिएगा कि जो स्थलीय जंतु है, स्थलीय मतलब क्या, जो भूमि पर रहते हैं, उनमें जो उत्सर्जी पदार्थ है वह यूरिया के रूप में रहता है, लेकिन जो जलीय है, जो जल में रहते हैं, उनमें अमोनिया के रूप में रहता है। और जो रेप्टिलिया वर्ग के हैं, मतलब सरक 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 चलते हैं, रेप्टिलिया वर्ग और एविज वर्ग, एविज वर्ग कहने का मतलब है पक्षी वर्ग की कुछ प्रजातियां हैं जिसमें यूरिक अम्ल जो है वह उत्सर्जी पदार्थ के रूप में रहता है। कौन कौन, सरक सरक के चलेगा, और दूसरा कौन चलेगा, दूसरा एविज वर्ग मतलब पक्षी की कुछ प्रजातियां हैं जिसमें यूरिक अम्ल रहता है, किसके रूप में, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। स्थलीय जंतु में कौन होता है, यूरिया होता है, और जलीय में अमोनिया होता है, जलीय में अमोनिया, स्थलीय में यूरिया, तथा रेप्टिलिया और एविज में होता है यूरिक अम्ल। ठीक ना। यूरिया जो है वह अमोनिया से कम जटिल है। याद रखिएगा कि जो यूरिया से कम जटिल अमोनिया है, जटिल कम अमोनिया है लेकिन विषैला ज़्यादा है। याद रखिएगा कि यूरिया से जटिल कम होता है अमोनिया लेकिन ज़्यादा विषैला होता है। ठीक ना, यानी कि हमारे शरीर के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है, इसीलिए ऐसा होता है। आगे चलते हैं, याद रखिएगा 2-4 को नोट्स पॉइंट है कि अमोनिया उत्सर्जन करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो अमोनिया जो उत्सर्जित करते हैं उनको कहा जाता है अमोनियोटेलिक, अमोनियोटेलिक कहा जाता है। ऐसे जीव जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं, अमोनियोटेलिक कहलाते हैं। ऐसे जीव जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं यूरियोटेलिक कहलाते हैं। और ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यहाँ पे देखिए अमोनिया अगर उत्सर्जन कर रहा है तो उसको अमोनियोटेलिक कहते हैं, यूरिया कह रहा है तो यूरियोटेलिक। और यूरिक अम्ल देखिए दोनों नाम सेम सेम है लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। क्या अंतर है, देखिए यहाँ पे अगर यूरिया उत्सर्जन करेगा तो यूरियोटेलिक, और अगर यूरिक अम्ल उत्सर्जित करेगा तो यूरिकोटेलिक। क्या, यूरिकोटेलिक। याद रखिएगा कि जो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं उसको यूरिकोटेलिक कहते हैं, लेकिन जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं इसको यूरिटेलिक कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। एक बात याद रखिए कि पक्षियों के द्वारा जो उत्सर्जन होता है, क्या चीज का उत्सर्जन होता है, तो ऑर्निथीन का होता है। ऑर्निथीन का उत्सर्जन पक्षियों के द्वारा होता है। और मकड़ा जो होते हैं, जो चलते हैं, मकड़ा मतलब दीवार पर रहते हैं, चलते हैं, वो मकड़ा में उत्सर्जन होता है गुआनिन के द्वारा, मतलब गुआनिन है उत्सर्जी पदार्थ। याद रखिएगा, एक बात एकदम गांठ बांध करके याद रखिएगा कि अगर स्थलीय जंतु में हमसे पूछा जाएगा उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, जलीय में अमोनिया, और रेप्टिलिया तथा पक्षी में यूरिक अम्ल, लेकिन कुछ पक्षी में भी होता है जिसमें ऑर्निथीन होता है, और कुछ मकड़ियों में की प्रजाति है, मकड़ियों की प्रजाति में जो उत्सर्जी पदार्थ है वह गुआनिन होता है। ठीक ना। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है, मनुष्य में जो वृक्क है महत्वपूर्ण अंग, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। आज पढ़ेंगे हम लोग मनुष्य में वृक्क कैसे उत्सर्जन करता है, कि मनुष्य का जो वृक्क है वह उत्सर्जन का काम कैसे, रक्त को छानता है, यूरिया को छानने का काम करता है। तो यहाँ पे चलते हैं कि वृक्क कहाँ पे रहता है, कहाँ पे अवस्थित रहता है। देखो वृक्क के इंग्लिश में कहा जाता है किडनी, और इसको कहा जाता है गुर्दा भी कहा जाता है वृक्क को। तो वृक्क कहाँ पे रहता है, तो प्रत्येक वृक्क उदर गुहा के पृष्ठीय, प्रत्येक वृक्क उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक ना, कहाँ पे स्थित होते हैं, कशेरुक दंड के दोनों ओर, मतलब रीढ़ के हड्डी के एक ये साइड मतलब बायां तरफ और एगो दायां तरफ अवस्थित रहता है। अगर इसका रंग के बात किया जाए तो इसका रंग भूरा लाल रंग का होता है। वृक्क का जो रंग होता है वह भूरा लाल रंग का होता है। वजन के बात किया संख्या के, तो वृक्क की संख्या 2 होती है, वृक्क की संख्या होती है 2। जो बायां वाला होता है वह लीवर के प्रभाव से हल्का नीचे दबा हुआ रहता है, जबकि ये दायां वाला हल्का सा ऊपर रहता है। इसकी संख्या 2 होती है। वजन की बात किया जाए तो एक वृक्क का वजन
के बात किया जाए तो इसका वजन होता है 140 ग्राम। ब्रिक का वजन होता है 140 ग्राम। लंबाई के बात किया जाए 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई होता है 5 से 6 सेंटीमीटर। अगर मोटाई के बात किया जाए तो 2.5 सेंटीमीटर। अब याद कैसे रहेगा, तो आपको खाली एक चीज़ याद रखना है, वह एक चीज़ होगा क्या, तो एक चीज़ होगा लंबाई। अगर लंबाई पता है कि 10 सेंटीमीटर है तो लंबाई के आधा कर देंगे चौड़ाई यानी 5 से 6 सेंटीमीटर, एक और आधा कर देंगे तो हो जाएगा मोटाई यानी 5 के अधिया होता है 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर। यह जो जिस झिल्ली से घिरा हुआ है इस झिल्ली को कहा जाता है पेरिटोनियम। याद रखिएगा कि ब्रिक जिस झिल्ली से घिरा हुआ रहता है उस झिल्ली को पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है। और आपको ये चीज दिख रहा होगा, यह एक ग्रंथि है जिसको कहा जाता है अधिवृषण। अधिवृषण ग्रंथि है जो कहाँ पे रहता है, ब्रिक के ऊपर वाले भाग पर स्थित रहता है। ब्रिक के देखा जाए तो दो भाग होते हैं, एक भाग होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। बाहरी भाग को कहा जाता है कॉर्टेक्स और जो अंदर वाला भाग है अंदरूनी भाग उसको कहा जाता है मेडुला। मेडुला का मतलब होता है मिडिल, मिडिल का मतलब बीच में, तो ब्रिक के जो बीच वाला भाग है उसको कहा जाएगा मेडुला और बाहर वाला भाग को कहा जाता है कॉर्टेक्स। देखिए देखने में सेम के बीज के आकार के तरफ से लगता है, इसका आकार कैसा रहता है, सेम के बीज के आकार का, लमसम सेम के बीच के आकार का। बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है जबकि आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। मेडुला, यह मेडुला जिससे जुड़ा हुआ रहा है ये वाला भाग, इस भाग को हाइलम कहा जाता है, ठीक ना। यहीं पे रक्त छन के आपस में आकर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो एक होता है बायां किडनी और एक होता है दायां किडनी। अब इसकी संरचना देखा जाए, बाहरी भाग रहता है, बाहर वाला जो भाग है इसका बाहरी भाग उत्तल के तरह रहता है जबकि अंदर वाला भाग है वह अवतल जैसा दिखता है, यानी बाहर वाला भाग कॉन्वेक्स है और अंदर वाला भाग कॉनकेव है। इसमें तो बहुत सारे इस तरह से पिरामिड जैसी संरचना होती है जिसको कहा जाता है ब्रिक शंकु। एक ब्रिक में इसकी संख्या 15 से 16 होती है और यहीं पे जो ब्रिक के द्वारा जो रक्त है छनने का काम होता है और जब रक्त छन जाता है तो इस धमनी के माध्यम से शरीर में चला जाता है। इसमें से आता है आ करके इसमें बायां में चल गया, दायां में चल गया और छन करके दायां में चल गया, बायां में चल गया, दोनों छन करके क्या हो जाता है कि यहाँ से छन करके ये वाला में से धमनी से ऊपर चल जाता है और यहाँ पे छन के सिरा में चल जाता है। याद रखिएगा इस बात को कि शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है जबकि रक्त को छानने का काम कौन करता है, तो रक्त के छानने का काम ब्रिक करता है, ठीक ना। तो अब पूरा संरचना को देख लिया जाए तो ब्रिक के अगर बाहरी वाला संरचना बोला जाए तो ब्रिक क्या है, हम लिखेंगे कि प्रत्येक ब्रिक उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं तथा इसका रंग भूरा लाल रंग का होता है। इसका आकार सेम के बीज के टाइप का होता है। इसकी संख्या 2 होती है एवं वजन 140 ग्राम होता है तथा इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। यह जो झिल्ली से घिरा रहता है, मतलब ब्रिक जो झिल्ली से घिरा रहता है उस झिल्ली को कहा जाता है पेरिटोनियम, ठीक ना। जो ब्रिक जो उत्सर्जन करने का काम करते हैं इसमें क्या क्या भाग लेते हैं, ब्रिक भाग लेता है, मूत्रवाहिनी भाग लेता है, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। क्या होता है कि हमारा ब्रिक जो रक्त है उसको छान करके कहाँ भेज देता है, मूत्रवाहिनी में भेज देता है। मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में स्टोर रहता है और यहाँ से मूत्रमार्ग के द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर निकल जाता है। ब्रिक के अगर कार्य देखा जाए कि ब्रिक क्या कार्य करता है तो हम लिखेंगे कि ब्रिक पीएच मान को नियंत्रित करता है, मतलब अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम को नियंत्रित करता है। तो अम्लीय क्षारीय नियंत्रण कर रहा है मतलब क्या, पीएच मान को नियंत्रित करता है। दूसरा, रक्त के परासरणी दाब को नियंत्रित करता है, रक्त में जो दाब है उस दाब को नियंत्रित करता है। और जैसे हम बाहरी पदार्थ खाते हैं जैसे दवाइयाँ जो हमारे लिए अनुपयोगी है, हम उपयोग उसका नहीं कर सकते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ब्रिक जल की मात्रा का संतुलन भी करता है तथा यह मूत्र के द्वारा यूरिया का निष्कासन भी
करता है। तो अगर वृक्क का कार्य लिखने के लिए आ जाए कि वृक्क कौची कौची काम करता है, तो लिखेंगे कि वृक्क निम्नलिखित कार्य करता है, या पीएच मान को नियंत्रित करता है, या रक्त के परिसरणी दाब को नियंत्रित करता है, बाहरी पदार्थ जैसे दवाइयाँ जो हमारे लिए अनुपयोगी है उसको शरीर से बाहर निकालता है, तथा जल की मात्रा को संतुलित करता है, और यूरिया का निष्कासन करता है। यह हो गया वृक्क का कार्य। अगर संरचना की बात किया जाए कि वृक्क कैसा दिखता है, तो वृक्क के बाहर दो परत होते हैं, मतलब बाहरी भाग को कहा जाता है कॉर्टेक्स और अंदरी वाला भाग को कहा जाता है मेडुला कहा जाता है, ठीक ना। मेडुला में ही जो भीतरी भाग है इसी में रक्त छनने का कार्य होता है। इसमें अनेक छोटे छोटे पिरामिड टाइप के संरचना होते हैं जिसको वृक्क शंकु कहा जाता है। इसकी संख्या 15 से 16 होती है, एक वृक्क में 15 से 16 और दूसरा वृक्क में भी 15 से 16। यहाँ से रक्त को यहाँ से छान करके रक्त को जो यूरिया बचता है जो मूत्र के साथ मिला रहता है उसको मूत्रवाहिनी में भेज दिया जाता है, वहाँ से मूत्राशय में जाता है और मूत्राशय में स्टोर रहता है, और यहाँ से समय समय पर शरीर के मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अगर यहाँ पे देखा जाए स्टोरेज की क्षमता तो 500 मिलीलीटर इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक ना। तो यही क्या करता है कि रक्त में से यूरिया का छानने का काम करता है। अगर इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की बात किया जाए कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो वह होता है नेफ्रॉन, ठीक ना। नेफ्रॉन होता है, जैसे अगर घर को बनाना है तो घर के बनाने में ईटा की जरूरत होती है, उसी तरह से वृक्क में अगर रक्त को छानना है तो उसमें नेफ्रॉन छानने का काम करता है। इसकी संख्या होती है 8 से 10 लाख। इसकी संख्या कितनी होती है? 8 से 10 लाख होती है। अब इसकी संरचना को देखेंगे कि नेफ्रॉन की संरचना क्या होता है, कैसे रक्त को छानता है, कितने भाग होते हैं। यह अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग ने वृक्क की संरचना के बारे में पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे कि वृक्क की जो आंतरिक संरचना होती है, मतलब वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो नेफ्रॉन होता है, वह नेफ्रॉन की संरचना क्या है और वह क्या कार्य करता है। तो देखा जाए नेफ्रॉन की जो संरचना होता है कुछ इस टाइप के होता है। यह जो है संरचना है वह वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेफ्रॉन किसको कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। अगर इसकी संरचना की बात किया जाए तो प्रत्येक नेफ्रॉन एक प्याली नुमा संरचना से स्टार्ट होता है। इसका जो पहला जो सिरा होता है प्याली नुमा संरचना होता है, जिसको कहा जाता है ओमेन संपुट। अब इस ओमेन संपुट में क्या होता है कि अति सूक्ष्म कुंडलित नलिका बनी होती है, जिसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। हम कहेंगे कि जो प्यालीनुमी संरचना है उसको कहा जाता है वेमन संपुट, इसके अंदर जो सूक्ष्म नलिका है उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पे जो जाल दिख रहा होगा, ये जो आया हुआ लाल रंग के, इसको कहा जाता है अभिवाही धमनिका। तो रक्त हमारे शरीर में अभिवाही धमनिका से ग्लोमेरुलस में जाता है और यहीं पे रक्त छानने का काम करता है। एक बात याद रखिएगा कि रक्त के छानने का काम नेफ्रॉन करता है, लेकिन शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है। नहीं तो कभी कंफ्यूजन रहता है कि छानने का काम और शुद्ध करने का काम यही करता है, जो कि गलत है। तो क्या होता है कि सबसे पहले अभिवाही धमनिका में से रक्त आता है और रक्त यहाँ पे रक्त छन जाता है। यहाँ पे क्या क्या छन जाता है? यूरिया छन जाता है, और यूरिया के साथ साथ विटामिन भी छन जाते हैं। विटामिन के साथ साथ कुछ खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि छन जाते हैं, और जो बच जाता है रक्त वो अभिवाही धमनिका में फिर से इसको फेफड़ा में भेज दिया जाता है और वहां से शुद्ध होकर पूरा शरीर में जाता है। अब यहाँ पे अपवाही धमनिका के द्वारा जो रक्त लाया गया है वह ग्लोमेरुलस में छनता है, और छनने के क्रम में यह बेमुन संपुट से होते हुए यह हेलन का अधिरोही चाप से होते हुए इस तरह से होते हुए, देखो हेलन का अधिरोही का मतलब क्या होता है कि नीचे मतलब घट रहा है, और अधिरोही यहाँ पे चाप है, अब यहाँ पे है अवरोही। अवरोही का मतलब होता है घटना,
मतलब अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो जब यहाँ पे नीचे आएगा तो इस वाले जगह कोई जो चाप है इसको हेलेन का अवरोही चाप अवरोधी चाप कहा जाता है, और इसको जहाँ पे यहाँ चढ़ रहा है इसको कहा जाता है हेलेन का अधिरोही चाप। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे रक्त छन जाता है तो रक्त के साथ हम देख रहे हैं कि रक्त के साथ यूरिया छन रहा है, यूरिया के साथ विटामिन भी छन रहा है, खनिज लवण भी छन रहा है, ठीक ना। यह छानने का काम करता है। लेकिन ग्लोमेरुलस थोड़ा सा बुर्बक आदमी होता है, यह काम करता है कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक यूरिया है, जबकि लाभकारी विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन यह क्या करता है कि हड़बड़ में यूरिया के साथ साथ विटामिन को भी छान देता है और खनिज लवण को भी छान देता है। अब हमारे शरीर के लिए विटामिन और खनिज लवण तो आवश्यक है। अब क्या करता है कि इस वाले शरीर में बहुत सारे इस तरह से जाल लगे रहते हैं। वो जाल क्या करते हैं कि इसमें से जो खनिज लवण है, हमारे लिए पोषक तत्व यहाँ इसमें मौजूद है, फिर से इसको एक बार छाना जाता है और फिर से इसको अभिवाही धमनिका में भेज दिया जाता है। यहाँ से जो यूरिया बचता है उस यूरिया और जल को इसके रास्ते संग्राहक नलिका में भेज दिया जाता है, और यह संग्राहक नलिका फिर कहाँ जाता है, समान संग्राहक नलिका में जाता है, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से डोंगी टाइप के। तो इसमें क्या होता है कि अन्य जो नेफ्रॉन होते हैं, ठीक ना, अन्य जो नेफ्रॉन है वह इसी के साथ जुड़े रहते हैं। हमारे शरीर में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 लाख के करीब होती है, ठीक ना। एक वृक्क में लमसम 10 लाख नेफ्रॉन की संख्या होती है। अब क्या होता है कि यह जो संग्राहक नलिका है, यहाँ के साथ जो छन जाता है, जो रक्त छन जाता है जिसमें यूरिया की मात्रा है, जल की मात्रा में, कहा जाए तो मूत्र है, यह सामान्य संग्राहक नलिका से मूत्र वाहिनी में जाता है, मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में जाता है और मूत्राशय में स्टोर रहता है और वहां से समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यही प्रोसेस होता है हमारे शरीर में रक्त की छनने की प्रक्रिया। सबसे पहले क्या होता है कि अभिवाही धमनिका में से रक्त आता है कहाँ, ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस उसको छानने का काम करता है और छान करके रक्त को भेज देता है अभिवाही धमनिका। लेकिन क्या होता है, और यहाँ पे जो प्यालीनुमा संरचना दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस है, इस प्यालीनुमा संरचना को अगर मिला दिया जाए तो इसको कहा जाता है वोमन संपुट कहा जाता है। अब यहाँ से यूरिया के साथ विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट भी छन गया, जो हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। यूरिया तो हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट तो फिर से उसको अवशोषित किया जाता है और अवशोषित करके फिर से उसको अभिवाही धमनिका में भेज दिया जाता है। यह जो प्रोसेस है लगातार चलता है। और यहाँ से क्या होता है कि हेलेन के अधिरोही चाप से हो गया संग्राहक नलिका, और संग्राहक नलिका से सामान्य संग्राहक नलिका जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े हुए रहते हैं, लमसम एक में कितना, 10 लाख के करीब। यह जो संग्राहक नलिका है पहले मूत्रवाहिनी में जाता है, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में, यहाँ पे मूत्र स्टोर रहता है, फिर वहां से समय समय पर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह जो प्रोसेस होता है यह 3 चरणों में पूरा होता है। पहला क्या है, वृक्क के उत्सर्जन की क्रिया 3 चरण में पूरा होती है। पहला को कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या है कि इसमें ग्लोमेरुलस में रक्त को छानने की प्रक्रिया को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। ग्लोमेरुलस का मतलब क्या है, यह वाला भाग वैमुन संपुट के अंदर जो कुंडली नलिका है इसको तो ग्लोमेरुलर कहा जाता है, और एकरा में छानने का काम हो रहा है, फिल्ट्रेशन होने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। तो वृक्क जो पहला काम करता है या नेफ्रॉन जो पहला काम करता है वह रक्त को छानता है, तो इसीलिए ग्लोमेरुलस में रक्त को छानने की प्रक्रिया को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। और हम बताए हैं कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है यूरिया के साथ साथ अन्य उपयोगी पदार्थ जैसे खनिज हो गया, लवण हो गया, विटामिन हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, यह भी छान देता है, कुछ मात्रा में छान देता है। अब हमारे लिए आवश्यक है सब, तो इसको फिर से अवशोषित किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है ट्यूबुलर पुनर्शोषण, यानी कि जो हमारे लिए उपयोगी है फिर से उसको अवशोषित करके कहाँ मिला दिया जाता है, अभिवाही धमनिका में मिला दिया जाता है, और यहाँ से हृदय में इसको भेज दिया जाता है, और वहाँ से फिर कहाँ जाता है, फेफड़ा में शुद्ध होता है। अब क्या होता है कि जो बचा खुचा जल है और यूरिया है उसको क्या किया जाता है कि शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको कहा जाता है ट्यूबुलर स्रवन। जो हमारे लिए हानिकारक है, उपयोगी पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको ट्यूबुलर स्रवन कहा जाता है। तो 3 चरण में पूरा होता है
होता है काम? पहला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, मतलब ग्लोमेरुलस में रक्त क्षमता है। अब रक्त छन रहा है तो यूरिया के साथ साथ विटामिन खनिज लवण भी छन जा रहा है, जिसको फिर से अवशोषित किया जाता है, मतलब इसको कहा जाता है ट्यूबुलर पुनर्शोषण। और उसको जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसको कहा जाता है ट्यूबुलर स्रवण। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि हमारे शरीर में जो पथरी होता है, पथरी किस में होता है? वृक्क में होता है, ठीक ना। वृक्क में पथरी होता है, पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। याद रखिएगा कि पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। जब ये पथरी होता है तो हमारे जो पेट है, मतलब एक वृक्क है, उसमें बहुत दर्द होता है, जोड़ों से दर्द होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि कैल्शियम जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। नेफ्रॉन की संख्या याद रखिएगा कि कितनी होती है? 10 लाख होती है, ठीक ना। तो इतना एक बार अगर आप समझ गए हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं वृक्क के कार्य के बारे में। तो आज जानेंगे हम लोग वृक्क के कार्य के बारे में कि वृक्क का कार्य होता क्या है, वृक्क हमारे शरीर में करता कुछ ही है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि लिखेंगे कि वृक्क का निम्नलिखित कार्य है, तब लिखेंगे। हमने पढ़ा कि वृक्क जो करता है यूरिया निष्कासित करता है, मतलब हमारे शरीर के लिए हानिकारक यूरिया होता है। अब वृक्क क्या करता है? इसको छान करके बाहर निकालता है। तो पहला काम हो गया कि वृक्क जो है वह बाहर निकालता है, यूरिया को निष्कासित करता है। दूसरा, यह पीएच मान को मेंटेन करता है, अम्लीय और क्षारीय माध्यम को मेंटेन करने का काम करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वृक्क है वह पीएच मान को मेंटेन करता है। अगला क्या है कि यह परासरणी दाब, कितना रक्त का दाब होना चाहिए, उसका नियंत्रित करता है कौन? वृक्क। और चौथा है कि यह हमारे शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रित करता है, कितना जल का मात्रा होना चाहिए, इसका नियंत्रण भी कौन करता है? वृक्क करता है। हमारे शरीर में जो अनुपयोगी दवाई है, मतलब दवाई जिसका उपयोग हम लोग कर लिए हैं और उसका जो उपयोग अब नहीं कर रहे हैं, तो उसको निष्क्रिय करने का काम करता है वृक्क। एक बात समझिए कि हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ है, मतलब कुछ जहर की मात्रा है, उस जहर की मात्रा का भी यह क्या करता है? वृक्क निष्कर्षण, मतलब निष्कासन करने का काम करता है, उसका जो निष्क्रिय करने का काम करता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति दवा खा करके, यानी कि कोई ऐसा पदार्थ खा करके मृत्यु होता है, तो उसको वृक्क को नहीं चेक किया जाता है, यकृत को चेक किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि कोई अगर जहर खा लिया है और वह मर गया है तो उसका चेक किया जाता है, वृक्क नहीं चेक किया जाता है, क्योंकि वृक्क क्या करेगा? यह निष्क्रिय कर देता है जहर को, ठीक ना। इसलिए उसके यकृत को निकाल करके यह चीज को चेक किया जाता है। तो एक बार और इसको देख लेते हैं कि वृक्क का कार्य क्या है। वृक्क का निम्नलिखित काम है: यूरिया का निष्कासन करता है, पीएच मान को नियंत्रित करता है, परासरणी दाब को नियंत्रित करता है, जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, दवाई जिसका उपयोग हमारा शरीर कर लिया है और उसको निष्क्रिय करने का काम करता है, मतलब जो अनुपयोगी है बच गया है शरीर में, उसको निष्क्रिय करने का काम करता है। इतना चीज आप समझ चुके हैं, तो इससे ज़्यादा आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।